नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शुभा आईएएस की इस नई क्लास में। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के द्वितीय अध्याय पारिस्थितिकी को समझने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक साधारण सा सवाल सोचते हैं कि अगर इस धरती पर पेड़ पौधे न होते, जानवर न होती, हवा न होती, तो क्या जीवन संभव था? तो हम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। दरअसल हम सब पेड़ पौधे पशु मनुष्य हवा हवा पानी मिट्टी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और इन्हीं के बीच इस संबंध और पारस्परिक निर्भरता के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द जो है कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ओइकोस जिसका अर्थ होता है घर या आवास, लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवों के घर या उनके निवास स्थान का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। यहाँ पे देखिए कि इसमें जो कुछ नोट्स में लिखा गया है, तो पारिस्थितिकी जीवन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव जंतुओं तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में हैस रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजिक के नाम से किया। इसकी विस्तृत व्याख्या की। ओइकोलॉजिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस हाउस ऑफ लिविंग स्पेस यानी घर या आवास तथा लोगोस का अर्थ है साइंस या स्टडी अध्ययन को मिलाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ हो जाएगा कि जीवों के घर या उनके निवास स्थान का अध्ययन। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी कहते हैं। यूजीन ओडम के अनुसार यूजीन ओडम के अनुसार 1963 के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, इसको देखते हैं बच्चों। तो इसके जो चार मुख्य घटक हैं कौन कौन से हैं? जलवायु, उसके बाद है जंतु, उसके बाद आपका आ जाता है वनस्पति, फिर मिट्टी। ये चारों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। जलवायु यानी तापमान, वर्षा और वायु की दशा। जलवायु यह तय करती है कि इस स्थान पर कौन सी वनस्पति यानी वेजिटेशन होगी। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, जबकि शुष्क क्षेत्रों में झाड़ियां और घास पाई जाती हैं। अब वनस्पति पर निर्भर करते हैं जंतु। वनस्पति पर निर्भर करते हैं जंतु, इस तरीके से हो गया। जंतु, ये पेड़ पौधे उन्हें भोजन और आश्रय देते हैं। पेड़ पौधे भोजन और आश्रय देते हैं। फिर जंतु भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से जंतु भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। कुछ जंतु बीज फैलाने में मदद करते हैं, कुछ पौधों की रक्षा करते हैं, कुछ उन्हें खाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी भी एक जरूरी घटक है। मिट्टी भी एक बहुत जरूरी घटक है। मिट्टी पेड़ों को पोषक तत्व देती है। पेड़ पौधे सूखे पत्तों एवं जैविक पदार्थों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार यह पूरा चित्र हमें बताता है कि वनस्पति, जंतु, जलवायु और मिट्टी ये चारों एक दूसरे पर निर्भर है। किसी एक में परिवर्तन आता है तो बाकी तीन पर भी प्रभाव पड़ता है। यही पारिस्थितिकी का मूल सिद्धांत है कि प्रकृति के सभी घटक परस्पर जुड़े हुए हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। एक पर प्रभाव पड़ेगा तो तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं।
आगे देखते हैं, वर्तमान समय में पारिस्थितिकी के व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं, वरना मानव समाज एवं उनके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र यानी क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम में ये क्रियाएं नहीं होती है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस बायोसिनोसिस तथा फोप्स ने माइक्रोकॉक्स माइक्रोकॉस्म कहा है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, ये इकाई के रूप में मानी जाती है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी जितनी भी जितनी छोटी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिक तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है, जिसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। अब देखते हैं जैव मंडल। जैव मंडल मिट्टी, सेल तथा जल तथा वायु से बनी एक परत है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण के मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है, जिसके जैविक यानी बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संघटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रमुख विशेषता है। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना दो मूल संघटकों से होती है, जैविक यानी बायोम संघटक एवं दो अजैविक या भौतिक संघटक। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखते हैं। तो अब जितने पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका सही उत्तर होगा जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा टांसले ने। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक जैविक घटकों से होती है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
यह एक बंद तंत्र होता है। इसका सही उत्तर यह एक बंद तंत्र होता है, क्योंकि पूछा गया है सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र की क्रियाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजैव पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक। वियोजक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है इन चार घटकों के द्वारा, अजैव पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक अब घटक द्वारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ध्यातव्य है कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक शामिल होते हैं। अजैविक घटक में प्रकाश, तापमान, वायु आदि शामिल होते हैं। वायु आदि शामिल होते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीव मंडल, कारण देखिए, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निर्माण नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। जैव मंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है, जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जीव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, जिसे लिंडमैन का 10% नियम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है, अतः अभिकथन ये सही है तथा कारण आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है, जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसके साथ जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र यानी बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक, बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संघटक होते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे, अर्थात विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब इसी संदर्भ में अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है परितंत्र के घटक। परितंत्र के घटक, तो देखते हैं परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी, जैविक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात परितंत्र जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है पारिस्थितिक तंत्र की। परितंत्र के घटक तो अजैविक होते हैं, उसके बाद जैविक होते हैं। तो हम अगर देखें कि जो
अजैविक होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजैविक घटक में भौतिक घटक को। भौतिक घटक के अंतर्गत होता है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति जिसमें ऊंचाई और ढलान, और वायु। यह भौतिक घटक है। अकार्बनिक घटक में कौन कौन से हैं? जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान, तत्व जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, ईटीसी। अब देखते हैं कार्बनिक में। कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद वसा हो गया, ह्यूमस तथा यूरिया हो गया। अब देखते हैं जैविक घटक में। जैविक घटक में उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, उसके बाद अपक घटक हो गया। उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से घटक हो गए। आगे देखते हैं, अतः जीव मंडल में उपस्थित सभी घटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव से जैव मंडल तथा जैविक संघटक का सही क्रम है। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र या भूदृश्यों में एक या उससे अधिक पारिस्थितिक तंत्र बनाए जा सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत निश्चित क्षेत्र या दृश्य, इस तरीके से एक डायग्राम है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक एवं श्रेणियां। पारिस्थितिक तंत्र के घटक एवं श्रेणियां। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक। स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हरे पौधे, कुछ जीवाणु, इन्हें प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक या मूल उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, जो स्वपोषित है, ऑटोट्रॉफिक। अब देखते हैं कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। कंज्यूमर मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधे जैसे प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीय पोषक या द्वितीय उत्पादक यानी सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। वियोजक यानी डिकम्पोजर्स यानी वियोजक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स को देखते हैं। डिकम्पोजर्स यानी वियोजक अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पेड़ पौधों और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरणतः घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भागों को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भागों को काटकर उस भूमि पर कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। सबसे पहले स्थलीय में देखते हैं। स्थलीय में कौन कौन से होंगे? वन हो गया, घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया। जलीय में देखते हैं लवणी जल होते हैं, अलवड़ी। तो अलवड़ी में देखते हैं कि तालाब, झील, झरना हो गया। लवणी में हो गया लवण, झील, ज्वारनदमुख, समुद्र। उसके बाद देखते हैं मानवीकृत, तो कृषि, खेत खलिहान, जल और जीवशाला। उसके बाद अंतरिक्ष यान। ये पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न श्रेणियां हैं। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। यह तंत्र विश्व के सभी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है।
सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण स्थिर तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड क्लोराइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, बटे हुए नहीं है, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ध्रुवों तथा मध्य रेखा के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं समुद्री धाराओं के कारण जल का पूरे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का स्तरण जैसा कि झीलों में होता है नहीं हो पाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने पाती। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में स्तरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है, जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले बच्चों, जो हम चित्र यह देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है यह चित्र आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या है कि यह विभिन्न स्तरों या क्षेत्रों को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया, इसे हम कहते हैं समुद्र का स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ओशन। देखिए, समुद्र एक समान नहीं होता है। इसकी गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश, तापमान और जीवन के प्रकार में भी अंतर आता है। इन्हीं आधारों पर समुद्र को मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 प्रमुख क्षेत्रों में देखते हैं। एक आपका हो गया प्रकाशीय क्षेत्र, एक प्रकाशीय क्षेत्र हो गया आपका। दूसरा हो गया समुद्र तल या जीव क्षेत्र। तीसरा हो गया अभ्यंतरीय या अत्यधिक गहराई वाला क्षेत्र। अगर प्रकाशीय क्षेत्र की बात करें तो यह समुद्र की ऊपरी सतह का हिस्सा होता है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है प्रकाशीय क्षेत्र में। उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए इसे शैवाल या प्लवक यानी कि एल्गी और प्लांकटन अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव भी पाए जाते हैं। यह समुद्री जीवन का आधार यानी फाउंडेशन जोन माना जाता है। दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रकाश कम होने लगता है। वह हिस्सा जहाँ समुद्र का तल बॉटम होता है, यहाँ पर रहने वाले जीव विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे केकड़ा हो गया। इस क्षेत्र में केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, स्टारफिश तथा तल की मिट्टी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश लगभग नहीं होता, इसीलिए यहाँ गहराई के दबाव और अंधकार होता है। तीसरा हो गया कि अभ्यंतरिक क्षेत्र में सबसे गहराई वाला हिस्सा होता है, यह पार्ट हो गया। इसमें बहुत सीमित जीवन पाया जाता है। जीव यहाँ वे अंधेरे और ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे महाद्वीपीय तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी वह भाग जो भूमि से जुड़ा होता है और अपेक्षाकृत कम गहराई वाला होता है। ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं कि इसके आगे का जो गहरा भाग होता है महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, इस चित्र से हमें यह समझ में आता है कि समुद्र के हर स्तर पर जीवन का स्वरूप, प्रकाश की मात्रा, पर्यावरणीय दशाएं अलग अलग होती है। यही विविधता समुद्री पारिस्थितिक तंत्र मरीन इकोसिस्टम की खूबसूरती है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा प्रश्न को शुरू हो जाता है। नहीं, यहाँ पे कुछ लाइन्स छूटी हैं, उनको देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। वहां जीव रहता है, उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन आवास कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी।
जियो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैव घटक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। यह पूछा गया था ISPT 2015 में। अगला प्रश्न है, UPPCS 2017 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जनसंख्या सबसे पहले, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र होता है जो कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खेत। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसलर ने किया था। बिल्कुल सही बात है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। यह भी सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। गलत बात है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यह भी गलत बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 ए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक या परपोषित संघटक। ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इन्हें ही उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकों पेड़ पौधों की संख्या में प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी से अधिक होती है तथा शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन निम्न से एक अभिकथन ए तथा कारण आर कहा गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि निर्भर है एक दूसरे पर। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला आपका स्टेटमेंट सही है। सॉरी, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र विविध अवयव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। परितंत्र जैविक या अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक संरचना है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैव तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैव रूप से पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धान का खेत। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा धान का खेत। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। यूपीपी से 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सामुद्रिक। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी पर विद्यमान जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी
जल मंडल का लगभग 97% समुद्री जल होता है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र एक अस्थायी परितंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, समुद्र। पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर जलमंडल विस्तृत है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरी या महासागर। सागरी महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। सागरी पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरी जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र एवं अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उपभाग हैं। सागरी पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरी महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है पारिस्थितिकी असंतुलन। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।